प्रतियोगी विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ आईएएस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे और सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। पिछली वीडियो क्लास की बात करें तो पिछली वीडियो क्लास संदर्भित थी भारत के इतिहास को, और भारत के इतिहास के तहत हम लोगों ने पढ़ा मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में मैंने 22 वीडियो क्लास आपको बना के दी है, और इतना मान के चलिए कि लगभग मौर्य साम्राज्य से उससे बाहर क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं रहती है। साथ ही साथ 2 वीडियो क्लास में हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य से संदर्भित कुछ प्रश्नों के, या कह सकते हैं कुछ प्रश्नोत्तरों को हल भी किया है, जिससे कि आप अपनी तैयारी को परख सकें। एक और प्रश्नोत्तर श्रृंखला मैं आपको दूंगा जो मौर्य साम्राज्य से ही संदर्भित होगी, लेकिन अब थोड़ा इतिहास की क्लास को लगाते हैं ब्रेक और चलते हैं संविधान की तरफ। तो संविधान की क्लास की बात करें तो इस वीडियो क्लास के पहले हम लोगों ने जो संविधान में पढ़ रखा है वो हम लोगों ने पढ़ रखा है अनुच्छेद 78 तक, ठीक है। यानी संविधान का भाग 5 हम लोग पढ़ना शुरू किए थे, और अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 78 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसे हम संविधान के भाग 5 का अध्याय 1 कहते हैं, ठीक है। और आज इस वीडियो क्लास में, या इस वीडियो क्लास से जो हमारी शुरुआत हो रही है वो हो रही है भारत के संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 की, ठीक है। तो अध्याय 2 की बात करें तो संविधान के भाग 5 का अध्याय 2 ये संदर्भित है संसद को, ठीक है। और इसका विस्तार हमें मिलता है अनुच्छेद 79 यानी 79 से लेकर के अनुच्छेद 122 तक। इतना ध्यान में रख लेना है कि संविधान का जो भाग 5 है वो पूरे भाग 5 का विस्तार जो मिलता है वो अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक। और संविधान के भागों में सबसे बड़ा भाग है, ठीक है, 22 भाग हैं संविधान के, ये तो हम लोगों ने पीछे पढ़ ही रखा है। तो इन 22 भागों में जो सबसे बड़ा भाग है वो है भाग 5। तो उसी संदर्भ में आज की वीडियो क्लास है। आज की इस वीडियो क्लास में हम 2 अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे। एक है अनुच्छेद 79 यानी 79, और एक अनुच्छेद 80, ठीक है। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, वीडियो क्लास की शुरुआत करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक इसके पीछे की वीडियो क्लास नहीं देख रखी है, पीछे जाएँ, मैंने अलग अलग भाग की प्लेलिस्ट बना के रखी है, वहाँ से उन क्लासेस को जरूर देख लें, ठीक है। तो आज का पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 79, ठीक है, यानी 79। ये कहता क्या है या इसमें क्या दिया गया है? अनुच्छेद 79 में दिया गया है संसद का गठन, ठीक है। ये संसद का गठन यानी संसद बनेगी कैसे? तो यहाँ पे इस अनुच्छेद के तहत ही बता दिया गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी, ठीक, जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। यानी यहाँ पे स्पष्ट हो गया है, जो हमें ध्यान में रखना है कि संसद, ठीक है, संसद का मतलब इसमें कौन कौन शामिल होगा? तो सबसे पहले शामिल होंगे राष्ट्रपति जी, और उसके बाद जो अगला नाम है जो आएगा वो होगा राज्यसभा, और जो इसके बाद अगला नाम जो आएगा वो है लोकसभा, ठीक है। तो यानी ये ध्यान में रख लेना है। कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जो हम गड़बड़ कर देते हैं परीक्षाओं में, वो ध्यान रखिएगा। अगर संसद के भाग पूछा, ठीक है, संसद के कितने भाग हैं, तो आंसर क्या होगा? 3, ठीक, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। अगर वही क्वेश्चन बदला और पूछा अनुच्छेद 79 के तहत संसद के कितने सदन हैं, तो सदन का मतलब ये 2 हाउस, तो 2 सदन और संसद के 3 भाग, ठीक है, इतना ध्यान रख लेना है। और जो एक और बेसिक क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि अनुच्छेद 79 के तहत संसद में कौन कौन शामिल हैं, ठीक है। तो यहाँ 4 ऑप्शन बनाएंगे, और ये जो सीक्वेंस आप देख रहे हैं ना, जैसा अनुच्छेद में लिखा गया उसी सीक्वेंस से हमको चलना है। यानी कि पहले राष्ट्रपति को रखेंगे, फिर राज्यसभा को रखेंगे, फिर रखेंगे लोकसभा को, क्योंकि उस प्रश्न में इसका क्रम बदल देता है। जैसे पूछेगा संसद के 3 अंगों में शामिल हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, इस तरीके से बदल दिया जाएगा। लेकिन हमारा जो सही आंसर होगा वो एक लाइन से, यानी पहले राष्ट्रपति को रखेंगे, फिर राज्यसभा को रखेंगे, फिर रखेंगे लोकसभा को, ठीक है। और ये ध्यान रखिए कि ये अध्याय 2 में जैसे हम संसद की शुरुआत करते हैं, 3 अनुच्छेद हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, 79, 80 और 81, यानी 79, 80, 81। और इसे याद करना भी बहुत ही सरल है कि इन अनुच्छेदों में क्या दिया हुआ है, ये ध्यान में रखना है। स से यहाँ जो दिया हुआ है संसद, र से राज्यसभा, और ल से लोकसभा,
ठीक है, ये याद रखने का सबसे आसान यानी सबसे सरल तरीका, जो सरल से ही आपको मैंने समझाया है। ठीक, अब चलते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 क्या कहता है? राज्यसभा की संरचना, यानी अनुच्छेद 80 में ये बताया गया कि राज्यसभा कैसे बनेगी। 5 खंडों में से विभाजित किया गया है, यानी अनुच्छेद 80 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5। तो शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 80 की। फर्स्ट क्या कहता है? फर्स्ट सिर्फ इतना शुरुआत होती है इसकी, और ये कहता है राज्यसभा। ठीक, इसके बाद 80 फर्स्ट 2 भागों में बढ़ जाता है, क और ख में। तो 80 फर्स्ट का क क्या कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा खंड 3 के उपबंधों के अनुसार नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों, ठीक है, और के बाद ख में कहा जाता है कि राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अधिक जनप्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। ठीक है, यानी यहाँ स्पष्ट आपको ये बता दिया गया है 80 के फर्स्ट में कि राज्यसभा में शामिल कौन कौन होगा। तो यहाँ जो क है, क क्या कहता है? 12 सदस्य, नाम निर्दिष्ट का मतलब मनोनीत, और कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। ठीक है, ये तो हो गया आपका इन 12 सदस्यों के संदर्भ में। यानी अनुच्छेद 80 फर्स्ट के क में ये व्यवस्था दी गई है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नाम निर्दिष्ट करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ फर्स्ट ख में क्या बताया गया कि राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों को, ये ध्यान रखिएगा, जब मूल संविधान में ये शब्द नहीं था और संघ राज्य क्षेत्रों के, इसे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा जोड़ दिया गया, यानी संघ राज्य क्षेत्रों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो राज्यों के 238, तो राज्यों से कितने सदस्य आएंगे? 238, और 238 को 38 और 12 को मिला दिया जाए तो संख्या बन जाती है 250। ये संख्या है अधिकतम राज्यसभा सदस्यों की। ठीक है, यानी राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। अनुच्छेद 80 फर्स्ट के अनुसार 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे और 238 सदस्य भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुन करके आएंगे। ठीक है, अब 80 का सेकंड देखते हैं। अनुच्छेद 80 का जो सेकंड भाग है, या उपखंड कह सकते हैं, खंड, वो कहता है कि राज्यसभा में राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची में इस निमित्त अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा। तो इतने गहराई तक जाने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में इसको समझना है कि राज्यसभा में और जो संघ शासित प्रदेश हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें उनके जो प्रतिनिधि यानी ये जो 238 आ रहे हैं, ठीक है, ये जो आएंगे उनका किस राज्य से कितने आएंगे, इसका जो निर्णय किया जाएगा वो किया जाएगा चौथी अनुसूची में, जिस प्रकार दिया गया है उस प्रकार। ठीक है, इतना ही इसमें समझना था। तीसरे भाग में आते हैं, यानी 80 थर्ड क्या कहता है? 80 थर्ड कहता है, आपको यहाँ ध्यान रखिए कि अभी राष्ट्रपति द्वारा खंड 3 के उपबंधों के अनुसार, ठीक है, यानी ये जो 12 मनोनीत होंगे, ये 12 मनोनीत आएंगे कहाँ से, उसी की चर्चा करता है 80 थर्ड। राष्ट्रपति द्वारा खंड 1 क के, खंड फर्स्ट के उपखंड क के अधीन नाम निर्देशित यानी मनोनीत किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष अनुभव हो। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा वो किस क्षेत्र से आएंगे, तो वो इन्हीं 4 ही क्षेत्र से होने चाहिए, यानी साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा। ठीक है, ये 4 क्षेत्र हैं। इन चार क्षेत्रों से जुड़े हुए 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे राज्यसभा में, या संविधान के अनुसार जो शब्द दिया गया है वो है नाम निर्देशित करेंगे राज्यसभा के लिए। ठीक है, 84 क्या कहता है? 84 कहता है राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ जो विशेष तौर पे ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करेगा। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो कौन कर रहे हैं? विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि। ठीक है, यानी एक शब्द में कह सकते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। पहले एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता था प्रत्येक राज्य की विधानसभा में, वो मनोनीत व्यक्ति इसमें भाग नहीं लेंगे और विधानमंडल के सदस्य इसमें विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। भाग कौन लेगा राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में? तो राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये चीज़ दिमाग में रख लेनी है।
85 क्या कहता है? 85 ये कहता है कि राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसी रीत से चुने जाएंगे जो संसद विधि द्वारा विहित करे। ठीक है, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके प्रतिनिधि कैसे आएंगे, इस संदर्भ में नियम बनाने की शक्ति दे दी गई 85 के तहत संसद को। ठीक, तो ये है अनुच्छेद 80 जो अभी हम लोगों ने देखा। तो इस अनुच्छेद को और समझने के लिए सामान्य भाषा में, अगर जैसा कि किताबों में लिखा हुआ है उस हिसाब से अगर चलें, तो अधिकतर चर्चा मैंने कर दी है कि 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे राज्यसभा में, जो किस क्षेत्र से जुड़े होंगे। ठीक है, तो वहाँ साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। ठीक, और उसके अलावा हमने क्या देखा कि राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन हो रहा है वो विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। यानी राज्यसभा के जो सदस्य आएंगे उनको चुनेंगे हमारे राज्य के। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य जाते हैं राज्यसभा में, यानी राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में हैं 31। तो इन 31 सदस्यों का चुनाव कौन करेगा? तो इन 31 सदस्यों का चुनाव करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ऐसा सभी राज्यों में होगा। अब आगे नोट करके मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं, उसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आजकल यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, वो समझना होगा। यहाँ ध्यान रखना है कि राज्यसभा के सभी सदस्य अपना कार्यकाल एक साथ पूर्ण नहीं करते। ठीक, यानी राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, आगे हम पढ़ेंगे इस बारे में, लेकिन यहाँ भी चर्चा कर देता हूँ। राज्यसभा अस्थायी सदन है, एक बार इसका गठन हो गया अब ये कभी भंग नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन जो इसके सदस्य हैं वो 6 वर्ष तक लगभग अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, और एक प्रक्रिया का पालन किया जाता है जिसका उल्लेख यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। राज्यसभा के सदस्य अपना कार्यकाल एक साथ पूर्ण नहीं करते। राज्यसभा के 1/3 यानी 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इनका कार्यकाल नहीं समाप्त हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सेवानिवृत्त हो जा रहे हैं। ठीक है, यानी अवकाश ग्रहण कर ले रहे हैं, ये ध्यान में रख लेना है। अब कंडीशन यहाँ पे पूरी तरह ध्यान में रखनी है कि राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः 6 वर्ष और राज्यसभा का एक सदस्य अमूमन 6 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। और राज्यसभा में जो प्रक्रिया चल रही है उसके अनुसार प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेंगे, यानी रिटायर हो जाएंगे, वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये किसी अनुच्छेद में इसकी चर्चा नहीं की गई है, इसका उल्लेख किया गया है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अंतर्गत। ठीक है, ये संसद का अधिकार है। संसद ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 बनाया और इसी के तहत जो चीज़ें संविधान में नहीं दी गई उनको यहाँ पे ऐड की गई। जैसे संविधान में ये व्यवस्था नहीं दी गई थी कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, इस व्यवस्था को लाया गया जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत। इस पॉइंट पे विशेष ध्यान रखिएगा, अगर कभी अनुच्छेद पूछे तो वो आंसर हमारा नहीं होगा, ऐसा किसी अनुच्छेद में लिखा नहीं गया है, ये हमें मिलता है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अंतर्गत। ठीक है, राज्यसभा के गठन की बात करें तो राज्यसभा का जो गठन हुआ वो गठन हुआ 3 अप्रैल 1952 को। ठीक, राज्यसभा की पहली बैठक हुई 13 मई 1952 को। ठीक, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो जाहिर सी बात है, पीछे हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो पदेन राज्यसभा का सभापति होगा। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यानी डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये राज्यसभा के पहले सभापति थे और लगातार 2 कार्यकाल के लिए ये राज्यसभा के सभापति रहे। ठीक है, राज्यसभा के पहले उपसभापति, तो राज्यसभा के पहले उपसभापति जो थे वो SV कृष्णमूर्ति राव। ठीक है, ये दोनों नाम अच्छे से ध्यान में रख लेना है कि राज्यसभा के पहले सभापति जो पहले उपराष्ट्रपति वही पहले सभापति, और जो राज्यसभा के उपसभापति उनका नाम ध्यान में रखिए SV कृष्णमूर्ति राव। याद करना बिल्कुल आसान है, डॉक्टर S राधाकृष्णन के बाद SV कृष्णमूर्ति राव का ही नाम आ रहा है। ठीक है, तो अपना छोटा छोटा ट्रिक बना के ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। एक व्यवस्था और बदली गई राज्यसभा के निर्वाचन के संदर्भ में, उसको भी यहाँ आपको देख लेना है। वर्ष 2023 में राज्यसभा के निर्वाचन पद्धति में 2 परिवर्तन हुए और वो 2 परिवर्तन कौन कौन से थे? पहला परिवर्तन था, अब राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए उस राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है। पहले ये व्यवस्था थी कि अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसका उसी राज्य का निवासी होना अनिवार्य था और उस राज्य की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब ये व्यवस्था बदल दी गई, यानी कि किसी भी राज्य का वो निवासी हो, उसका मतदाता सूची में नाम है तो वो चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, मतलब राज्यसभा का चुनाव किसी भी राज्य से लड़ सकता है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, अगर मैं चाहूँ
ठीक है, तो मैं महाराष्ट्र से भी लड़ सकता हूँ, तमिलनाडु से भी लड़ सकता हूँ, जहाँ से चाहूँ वहाँ से राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ सकता हूँ। ठीक है, और एक और व्यवस्था की गई इसमें, वो थी कि गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान को अपनाया गया। यानी 2003 से पहले जो राज्यसभा के चुनाव हुए उसमें मतदान गुप्त होता था, कौन सा विधायक किसको वोट दे रहा है ये पता नहीं होता था। लेकिन अब ये व्यवस्था बदल दी गई, अब गुप्त मतदान की जगह खुला मतदान होता है। खुला मतदान का मतलब कि हर पार्टी का एक एक व्यक्ति वहाँ खड़ा होता है और जब उनकी पार्टी से संबंधित व्यक्ति वोट देने जाता है तो वो दिखाता है कि उसने किसको वोट दिया है, यानी वरीयता क्रम में सबसे पहले किसको उसने रखा है। इसी को कहा गया है खुला मतदान। ठीक है, तो ये कुछ विशेष चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। अभी इतना आप नोट करेंगे और एक चार्ट मैं आपको दे रहा हूँ राज्यसभा की वर्तमान संरचना के संदर्भ में और राज्यसभा के संदर्भ में कुछ बहुत छोटी छोटी जानकारियाँ। ठीक है, तो मैं 5 सेकंड के लिए हट रहा हूँ, जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो विद्यार्थियों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपके सामने एक चार्ट मैंने बना रखा है और उस चार्ट में मैंने लिखा है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो अंग्रेजी में इसे कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, अब इसके अन्य नाम क्या क्या हैं और किस किस नाम से हम इसे जानते हैं। इसे हम द्वितीय सदन कह सकते हैं, इसे उच्च सदन भी कहा जाता है, इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है। अस्थायी सदन इसलिए कभी भंग नहीं होता है। ठीक, इसे उच्च सदन कहते हैं और साथ ही साथ इसे द्वितीय सदन कहते हैं। ये भी चीज़ें ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि इनमें से किस सदन को द्वितीय सदन कहा जाता है। ठीक है, इनमें से किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है, इनमें से किस सदन को अस्थायी सदन कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन पीछे कई बार बन चुके हैं। अब इसके निर्वाचन की बात की जाए तो राज्यसभा का निर्वाचन कैसा होगा, ये होगा अप्रत्यक्ष। ठीक, अधिकतम सदस्य संख्या की बात की जाए तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो होगी वो होगी 250 और इन 250 का वर्गीकरण करें, यानी 250 ये आएंगे कहाँ से, ये 250 आएंगे जिसमें से 250 में से 12 को करेगा राष्ट्रपति मनोनीत और 238 निर्वाचित होकर के आएंगे राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। और 238 जो निर्वाचित होकर आ रहे हैं इनका अगर वर्गीकरण करें यानी इनको अगर बांटें तो 234 आएंगे राज्यों से निर्वाचित होकर के और 4 आएंगे केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है, तो ये तब सिस्टम बनेगा जब अधिकतम सदस्य संख्या की बात की जाए तब। 250 अधिकतम सदस्य संख्या है राज्यसभा की। ठीक है, वर्तमान सदस्य संख्या की बात करें तो राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं और ये 245 कहाँ से आ रहे हैं, तो पहला तो क्लियर है कि 12 करेगा राष्ट्रपति मनोनीत। ठीक है, और 233 निर्वाचित सदस्य हैं राज्यसभा में। निर्वाचन की रीत कैसी, अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान रखिए कि इन 233 निर्वाचित सदस्यों में से 225 चुन करके आएंगे राज्यों से। ठीक है, और 8 चुन करके आएंगे केंद्र शासित प्रदेशों से। ये 8 वाली व्यवस्था आपको ध्यान रखनी है कि 2019 के बाद बनी है, पहले यहाँ भी 4 ही था। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये 4, 25 में यहाँ 4 जुड़ा था, यहाँ था 229 क्योंकि जम्मू कश्मीर उस समय था राज्य। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा हटा दिया गया, अब जम्मू कश्मीर हो गया केंद्र शासित प्रदेश, तो उसकी 4 सीटें आ जाती हैं यहाँ केंद्र शासित प्रदेश वाले में। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो दिल्ली से 3, पुडुचेरी से 1 और जम्मू कश्मीर से 4, ये 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्गीकरण, यहाँ से चुन करके आएंगे ये 245 सदस्य। तो एक सेंटेंस में आपको समझना है, वो ये समझना है कि राज्यसभा का अगर हम वर्गीकरण करें, ठीक है, या मैं एक लाइन में आपको समझा रहा हूँ कि राज्यसभा की संरचना की बात करें तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 250, लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या है 245। अधिकतम सदस्य संख्या की बात करें तो 250 अनुच्छेद 80 के तहत ये 250 आएंगे कहाँ से, तो इन 250 में 12 राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे और 238 चुन के आएंगे राज्यों की विधानसभाओं से, राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। उसी तरह अगर वर्तमान सदस्य संख्या की बात करें तो राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या है 245 और इन 245 का वर्गीकरण करें तो इन 245 में 12 मनोनीत करेंगे राष्ट्रपति और निर्वाचित होकर के आएंगे 233 का वर्गीकरण करें तो 225 राज्यों से चुन करके आएंगे और 8 चुन करके आएंगे केंद्र शासित प्रदेशों से। और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली से 3, पुडुचेरी से 1 और जम्मू कश्मीर से 4। ठीक है, तो एक प्रश्न यहाँ बन रहा है कि सबसे अधिक राज्यसभा सीटें किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर, और सबसे अधिक राज्यों में तो उत्तर प्रदेश संख्या 31। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं रोकेंगे। अगली वीडियो में हम देखेंगे लोकसभा के बारे में और लोकसभा के साथ साथ हम देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को, जैसे कुछ सीटों की संख्या देखेंगे, किस राज्य में लोकसभा की अधिक है,
किस किस राज्य में लोकसभा की कितनी कितनी सीटें हैं, वैसे ही राज्यसभा कि कितनी कितनी सीटें किस किस राज्य में हैं, इस टाइप के और कुछ मिसलेनियस प्रश्नों को भी वहाँ पे देखेंगे। प्रश्नों का मतलब कि कुछ मिसलेनियस तथ्यों को भी मैं वहाँ आपको दूंगा। ठीक है, तो इतना आपको करना है तैयार, और बनानी है एक अच्छी सी नोट संविधान की और रखनी है अपने पास, उसको दोहराते रहना होगा। ठीक है, सामान्यतः इसमें अभी तक कोई भी ऐसा प्रश्न इससे बाहर बनने की संभावना नहीं बनेगी अगर आपने इतना तैयार कर रखा है। ठीक, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ अपने अन्य सहपाठियों को भी अपने चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। ठीक, तो इतना तैयार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।